नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हमने स्टार्ट किया है लास्ट जो हमारा सेशन से ही उस अपने क्लास 7th के एक न्यू सेशन की शुरुआत। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था अपनी व्याकरण का जो टॉपिक था, फर्स्ट चैप्टर था भाषा, लिपि और बोलियां। तो देखिए बोलियां हमने यहाँ पर और लिपि हमने यहाँ पर पढ़ ली थी और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक था व्याकरण, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे थे। तो लास्ट सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसे मैंने आप लोगों को रिवाइज करने के लिए कहा था, घर पर पढ़ने के लिए कहा था। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने याद किया होगा, क्योंकि ये ऐसे कॉमन टॉपिक है, ऐसे बिल्कुल इतने ज्यादा कॉमन है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं और आगे आने वाले समय में भी आप जब हायर स्टडीज में जाएंगे तब भी ये आपके काम आएंगे। तो इनको घर पर जाकर एक बार जरूर रिवाइज करें, जो भी आपको क्लास में कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो लास्ट में भाषा पढ़ा क्या है ये हमने सबसे पहले पढ़ा था, यानी कि भाषा की एक परिभाषा, किसे कहते हैं भाषा। तो यहाँ पर हमने बताया कि भाषा है विचारों के आदान प्रदान का साधन। इसके माध्यम से हम दूसरों तक अपने मन के भावों को पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के भावों को हम समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर मैंने बताया था कि जो हमारा देश है भारत, ये एक तरह से यहाँ पर काफी सारी ऐसी भाषाएं हैं जो बोली जाती है, जिनको मान्यता प्राप्त है। और उनमें से जैसे कुछ भाषाएं मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई भी है। उसके बाद हमने यहाँ पर बोलियां बताया था कि बोली किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के दो रूप मुख्य रूप से मैंने यहाँ पर आपको बताए थे, जिसमें हमने बताया था मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो देखिए यहाँ पर मौखिक भाषा को मैंने क्लियर किया था आपको कि मौखिक भाषा वह है एक तरह से ये भाषा का बहुत ही ज्यादा प्राचीनतम रूप है, यानी कि उस टाइम से ये चला आ रहा है जब इंसान को, जब मनुष्य को अक्षर ज्ञान नहीं था, जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस टाइम से मौखिक भाषा जो है उसका हम प्रयोग करते आ रहे हैं। उसके बाद लिखित भाषा के बारे में मैंने बताया कि जब हम अपने मन के भावों को लिखकर, यानी कि क्योंकि अब हम लिखना पढ़ना जान गए हैं, हम अक्षर ज्ञान हमें हो गया है, भाषा की लिपि हमें पता चल गई है, तो फिर हम जब अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो ये भी हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताई थी बोलियां। बोलियों के बारे में मैंने आपको बताया था जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। ठीक है, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहते हैं। पहाड़ी हिंदी जो कि एक उपभाषा है और इसकी दो बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, और काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको और यहाँ पर दिए थे जो आपने नोट डाउन किए अपनी कॉपी में। उसके बाद सबसे मेन पार्ट आता है भाषा की ध्वनियां। भाषा की जो ध्वनियां होती है, मौखिक ध्वनियां जो होती हैं, यानी कि जो हमारे मुख से उच्चारित होती हैं ध्वनियां, उनको उच्चारण जो हमने किए हैं वर्ड्स, जो ध्वनियां उच्चारित की हैं, उनको प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। तो यहाँ पर लिपि के लिए मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो भाषा होती है उसकी अलग अलग लिपि होती है और कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर नोट डाउन करवाई थी। तो ये सब चीज आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा, ऐसी मेरी आशा है, और आपने लास्ट सेशन में घर पर जाकर उसको रिवाइज भी किया होगा। उसके बाद मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हमने भाषा, लिपि और व्याकरण जो हमारा ये चैप्टर है इसको हम पढ़ रहे हैं। तो अब भाषा के बारे में आपको क्लियर हो गया है, भाषा के रूप क्लियर हो गए हैं, बोली क्लियर हो गई है, लिपि क्लियर हो गई है। तो उसके बाद आता है हमारा व्याकरण। तो व्याकरण क्या है ये अब हम जानेंगे। तो व्याकरण के लिए देखिए आपने सुना होगा व्याकरण, जहां पर हम अपनी भाषा की अशुद्धियों का ज्ञान करते हैं, यानी कि भाषा को शुद्ध रूप में कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसका जो हमें बोध कराता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में आप क्या सीखते हैं, आप
एक तरह से वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, शब्द कैसे बनाए जाते हैं, वाक्यों के कितने भेद होते हैं, शब्दों के कितने भेद होते हैं, लिंग क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं, अनेकार्थी क्या होते हैं, एक तरह से समानार्थी क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें, यानी कि ये एक पूरा शास्त्र है। क्या है? एक पूरा शास्त्र है। जब आप इस शास्त्र को पढ़ेंगे तभी आप हिंदी भाषा का अच्छे से शुद्ध रूप में ज्ञान आपको हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा लिखते हैं और उसके बाद आगे इसको अच्छे से समझेंगे। परिभाषा, तो इसको नोट डाउन करेंगे, जहां पर लास्ट सेशन में छोड़ा था उसके नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालेंगे और आज की डेट लिखेंगे व्याकरण, और उसके बाद लिखेंगे इस तरह से परिभाषा। तो परिभाषा क्या है व्याकरण की, ये मैं आपको नोट करवाऊंगी सबसे पहले कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर, जो भाषा के नियम निर्धारित कर, नियम निर्धारित कर शुद्ध रूप व नियम निर्धारित कर शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर, यानी कि वो भाषा के नियम निर्धारित करता है और उसके बाद उसके शुद्ध रूप के प्रयोग का ज्ञान कराता है, कि आपको बताता है कि क्या नियम है इसके। आप अगर एक वाक्य बना रहे हैं तो वाक्य किस तरह से बनेगा, तो ये सारी चीजें आपने लिखनी है। यही एक जो नियम है, यही नियम निर्धारित करके भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है, शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है कि कैसे प्रयोग किया जाता है। तो ये है व्याकरण की परिभाषा। तो जो भी आपने नोट डाउन किया था उसके बाद आप आज यहां से नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन नोट डाउन जरूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आती है सबसे मेन बात वो है व्याकरण के अंग। अब देखिए ये जो हमें यहाँ पर बताया, ठीक है, कि भाषा के शुद्ध रूप में प्रयोग, तो आपने ये जाना होगा सबसे पहले अंग, व्याकरण के अंग। अब देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर परिभाषा लिखवाई है व्याकरण की, व्याकरण पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि आपने पहले व्याकरण नहीं पढ़ी है। क्लास 1-2 से हम व्याकरण पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और खास तौर पर जो हमारे इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, कॉमन टॉपिक्स, जो कि जैसे मैंने आपको बताया भाषा, ठीक है, उसके बाद लिपि, उसके बाद आपकी बोलियां, या आपका जो व्याकरण से जुड़ा हुआ वर्ण विचार, शब्द विचार या वाक्य विचार, जो आपके टॉपिक्स हैं, तो ये आपने पढ़े होंगे। अगर पहले छोटी क्लासेस में नहीं पढ़े हैं तो क्लास 6 में पढ़े होंगे कि क्या होता है। जो वर्ण होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। ठीक है, तो वर्णों का जब मेल किया जाता है, जब आप शुरू में स्कूल जाते हैं, ठीक है, जब आप शुरू में स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले आपको वर्णमाला सिखाई जाती है, यानी कि अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, ये आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर आपको इसी में वर्णमाला में ही व्यंजन, अब देखिए ये चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में आ रही होंगी कि हाँ, स्वर भी कुछ होते हैं, व्यंजन भी कुछ होते हैं जो हमने पढ़े हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं।
तो आज आप जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम इस तरह से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस परिभाषा को मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। तो जब आप व्यंजन पढ़ते हैं तो व्यंजन में भी आप क्या पढ़ते हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश, यानी कि क ख ग पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर जब आपका क ख ग और अ से अनार कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको दो शब्द वाले दो वर्ण वाले शब्द कराते हैं, जैसे घ र घर, च ल चल, ड र डर, म त मत। तो इस तरह से आपको दो जो वर्ण वाले शब्द है उन्हें कराते हैं। लेकिन हमने कहा व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर उसके शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। तो ये कैसे होगा अरेंज, कैसे होगा ये मैनेज कि ये शुद्ध रूप में बनकर आए, ऐसा आए जो शुद्ध हो, सार्थक हो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। देखिए शब्दों का मेल तो हम, वर्णों का मेल तो हम कुछ भी कर देंगे, लेकिन वो कम से कम सार्थक तो होने चाहिए, व्यवस्थित क्रम में होने चाहिए। तो उसी का ज्ञान कराता है ये व्याकरण। इसके 3 अंग होते हैं, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, यानी कि जिसके द्वारा हम इस पूरे व्याकरण को समझते हैं, जिसके द्वारा हम समझते हैं कि किस तरह से व्याकरण का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। तो देखिए इसके 3 अंग होते हैं। सबसे पहला वर्ण विचार, उसके बाद आता है आपका शब्द विचार, और उसके बाद आता है आपका शब्द विचार के बाद आता है आपका वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो यहाँ पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं, व्याकरण के 3 अंग होते हैं जो हमने यहाँ पर लिख दिए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखिए ये सारे के सारे जो है अपना अलग अलग टॉपिक आपके पास, यानी कि वर्ण विचार आपका पूरा एक अलग टॉपिक है, शब्द विचार आपका एक पूरा अलग टॉपिक है, और वाक्य विचार आपका एक पूरा अलग टॉपिक है, जिसको आप अलग अलग करके भी पढ़ेंगे। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया व्याकरण के अंग, तो सबसे पहले वर्ण विचार हमारा टॉपिक आता है। तो वर्ण विचार के लिए आपको वर्ण को क्लियर करना होगा, वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण को क्लियर करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले व्याकरण में, व्याकरण आपका क्लियर हो गया, व्याकरण किसे कहते हैं ये सबको क्लियर हो चुका होगा। और उसके बाद व्याकरण के 3 अंग मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ आगे देखना होगा वर्ण विचार। तो वर्ण क्या होता है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। आपकी हिंदी में है वर्ण विचार का, यानी कि पूरा एक तरह से अलग ही आपका टॉपिक है एक वर्ण विचार, जिसमें आप सारी चीजें पढ़ते हैं वर्णों के बारे में। तो वही टॉपिक हम यहाँ पर आज लेकर चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हिंदी को पढ़ने से पहले आपका बेस जो है क्लियर करना है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। कोई भी नोट डाउन नहीं कर रहा है, जो भी पढ़ाया जाता है हर एक सेंटेंस के बाद में आप लोगों से कहती हूँ कि नोट डाउन कीजिए, लेकिन कोई भी बच्चा नोट डाउन नहीं करता। इससे पहले जिसने किया या नहीं किया, ये वाला हेडिंग डालकर यहाँ से नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे जो भी मैं पढ़ाऊंगी, और मैं बीच में आप लोगों को उठाऊंगी कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे, और क्लास में घूमना नहीं है, प्रॉपर तरीके से बैठिए और नोट कीजिए। तो वर्ण क्या होता है, देखिए एक छोटा बच्चा है, छोटा सा जो बच्चा होता है वो सबसे पहले जब क्या करता है, बोलना सीखता है, यानी कि जब वो एक तरह से ध्वनियों का उच्चारण करता है,
कुछ भी वो बोलना सीख रहा है तो वो कुछ ध्वनियां अपने मुख से निकालता है। ठीक है, जो ध्वनियां वो मुख से निकालता है अपने, उन्हीं ध्वनियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसकी बात को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो उन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप, यानी कि जो मुख से ध्वनियां निकल रही है, उन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। उन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि इसके बाद इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि इसको और नहीं बांटा जा सकता है। सबसे छोटी इकाई है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये आप इसके आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट डाउन करेंगे। और दूसरा, यहां पर ये मैंने आपको बताया हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला, तो जो हिंदी वर्णमाला होती है वो वर्णों का एक समूह होती है, पूरा ग्रुप होती है वर्णों का। तो आप देख सकते हैं इस तरह की वर्णमाला आप बचपन में पढ़ते थे। जब आपने स्कूल जाना शुरू किया था तो आपके पास हिंदी की जो बुक होती थी उसमें इसी तरह से वर्णमाला लिखी गई होती थी। तो क्या करते थे आप, सबसे पहले उस वर्णमाला में आप अ से अनार, आ से आम सीखते थे, उसके बाद आप क से कबूतर। तो ये एक पूरा वर्णों का समूह है। तो ये भी नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। कोई भी बच्चा नोट डाउन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, कोई भी बच्चा नोट डाउन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। क्या आप लोगों को बहुत ज्यादा आता है? वर्णमाला के विषय में आपको सब कुछ क्लियर है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जो वर्णों का समूह होता है, वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। और ये पूरा यहाँ पर वर्णों का समूह आपको दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें आपका अ से लेकर ज्ञ तक वर्ण लिखे हुए हैं। अ से लेकर ज्ञ तक आपके सारे वर्ण लिखे हुए हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, अह। उसके बाद क से ज्ञ तक, तो इसे कहते हैं वर्णमाला। जो आपकी वर्णमाला है, इसमें टोटल 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये आप लिख लेंगे कि हिंदी वर्णमाला में टोटल 44 वर्ण होते हैं। ये नोट करने के बाद, और इसके लिए अलग से ऐसी एक टेबल बना लीजिए और उसमें सारे वर्णों को घर पर कीजिए। और अगर अभी कर रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी कीजिए, यानी कि साथ के साथ नोट डाउन कीजिए। और अगर अभी नहीं कर रहे हैं, इसको केवल रफ नोटबुक में कर रहे हैं, तो रफ में आप केवल ये लाइन लिखेंगे, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है और ये आपका पूरा वर्णों का समूह है। तो इसको आप इस तरह से घर पर लिख सकते हैं। और एक बात और, अब आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पर हिंदी की 2 नोटबुक बनाएंगे। एक होगी आपके लिटरेचर की, यानी कि जिसमें आप आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के जितने भी चैप्टर हैं उनके प्रश्नोत्तर करेंगे, पाठ का सार करेंगे, कठिन शब्द करेंगे। और दूसरी होगी आपके व्याकरण की। व्याकरण की जो आपकी नोटबुक होगी, उसमें सबसे पहले जो हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, भाषा, लिपि और व्याकरण, उसको आप पढ़ेंगे। और आज के सेशन में आप हेडिंग डालेंगे व्याकरण, और उसमें आप व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के अंग, और उसके बाद आप पहला हेडिंग वर्ण विचार डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया, इसको भी नोट डाउन करेंगे सभी। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको भी नोट डाउन करेंगे। आप लिखेंगे हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, जिसमें यानी कि 44 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं।
ठीक है, ये भी नोट डाउन करेंगे, क्योंकि अगर अगले सेशन में मैं आपसे पूछूंगी कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए टोटल 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब ये आपके स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, हम यहाँ पर वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, तो वर्ण विचार आपका एक पूरा अलग सा टॉपिक है, जहां पर मैंने आपको परिभाषा लिखवाई। परिभाषा क्या लिखवाई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ठीक है, और अब इसके जो भेद हैं वो आपके 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। पहला भेद है स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन। वर्णों के भेद, इस तरह से हेडिंग डालेंगे और ये लिखेंगे वर्णों के भेद। तो 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसको लिख लीजिए पहले। देखिए जितना भी नोट डाउन मैं करने के लिए कहूं उतना ही नोट डाउन करेंगे। अभी ये ऊपर वाला नोट डाउन नहीं करेंगे, अभी केवल इसे नोट डाउन करेंगे। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं। साथ के साथ लिखते भी रहिए, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन। तो देखिए पहला भेद है आपका स्वर और दूसरा भेद है आपका व्यंजन। ये नोट डाउन किया सभी ने? ये नोट डाउन किया सभी ने? हैंड रेज करेंगे इस तरह से अगर नोट डाउन कर लिया हो तो। स्वर तथा व्यंजन, यस। जो बच्चे लिख रहे हैं वही हैंड रेज कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं वो आराम से बैठे हुए हैं। चलिए वेरी गुड, जिन्होंने नोट डाउन कर लिया है। स्वर और व्यंजन। तो देखिए पहला भेद मैंने आपको यहाँ पर बताया, स्वर। तो स्वर क्या होता है ये हम अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। स्वर, नोट डाउन कीजिए हेडिंग, स्वर। पहला हमने बताया था स्वर, जो आपके वर्ण है, वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहला भेद है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहा जाता है। या कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु है मुख से स्वतंत्र रूप से बाहर आती है। ठीक है, स्वर। या आप लिखेंगे इसके यहाँ पर, इसके उच्चारण में वायु मुख से, इसके उच्चारण में वायु मुख से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। इसके उच्चारण में वायु मुख से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। वे स्वर कहलाते हैं। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको भी नोट डाउन करेंगे यहां से। इसके उच्चारण में वायु मुख से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। दोनों को नोट डाउन करेंगे, ऊपर वाला भी और ये भी। इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि स्वर किसे कहते हैं। देखिए जिनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं।
अब किसके उच्चारण में हमें अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप उच्चारित कीजिए उच्चारण करेंगे सभी एक साथ। आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। ठीक है, तो ये है वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हमें अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी कि इनका उच्चारण हम मुख से स्वतंत्र रूप से करते हैं। तो यहाँ पर जो ये नोट डाउन कर लिया सभी ने, जीआईसी नथुआ खान, और इस टाइम पे आप हैंड रेज कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाते वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं, और इनके उच्चारण में वायु मुख से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जैसे स्वर उच्चारण करवाया मैंने सभी को, ध्यान देंगे क्लास में। आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। ये क्या है? आपके स्वर हैं। ये क्या है? आपके स्वर हैं। 11 स्वर बताए थे मैंने आप सभी को, 11 स्वर होते हैं, और बाकी के 33 आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 33 आपके व्यंजन होते हैं। तो ये वर्णमाला जो है उसको हमने 2 भागों में बांटा, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला को हमने 2 भागों में बांटा, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं ये मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया। अब स्वरों के भी भेद होते हैं, यानी कि स्वर तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये स्वर है, लेकिन स्वरों के भी भेद होते हैं, यानी कि स्वर भी अलग अलग टाइप के होते हैं उच्चारण के आधार पर। अब देखिए हमने कहा उच्चारण के आधार पर ही हमने स्वर और व्यंजनों में बांटा, और उच्चारण के आधार पर ही जो स्वर होते हैं ये भी 2 या 3 प्रकार के आपके स्वर होते हैं। जैसे इस तरह से आप लिखेंगे एग्जाम्पल, जब आप स्वर लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? आपकी कॉपी जो है देखने में भी सुंदर लगेगी, साफ सुथरी लगेगी। स्वरों के एग्जाम्पल आप इनको लिखेंगे, आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। ठीक है, ये आप लिखेंगे। इतना तो सभी को आता है, सबको आता है ना इतना? यस यस, सबको आता है इतना। तो ये आप लिखेंगे स्वरों के एग्जाम्पल, ये आपके स्वर वर्ण है। ठीक है, स्वर वर्णों के बाद यहाँ पर आपका एक और चीज आता है, स्वरों के भेद। स्वरों के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। स्वरों के भी भेद होते हैं। ठीक है, स्वरों या स्वर के भेद। अभी ये वाला हेडिंग डालेंगे, स्वर के भेद। इसके लिए पेज छोड़ दीजिए, इसके लिए पेज छोड़ दीजिए। अगर फेयर नोटबुक में कर रहे हैं तो ये आप सुंदर सा इसको घर से इसी तरह से साफ सुथरा बनाकर लाएंगे, लिख कर लाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आप लिखेंगे स्वरों के भेद या स्वर के भेद। तो स्वर के भी आपके 3 भेद होते हैं। स्वर के भी 3 भेद होते हैं, यानी कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के भी 3 भेद होते हैं। पहला आपका दीर्घ ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका प्लिप्त स्वर। ठीक है, क्या होता है ह्रस्व स्वर, क्या होता है दीर्घ स्वर, क्या होता है प्लुप्त स्वर, इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो अभी तक हमने यहाँ पर स्वर क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। और आज अगर आपके पास व्याकरण की नोटबुक है तो घर पर जाकर इसको एक बार फिर से रिवाइज करें, जो कुछ भी आपने लिखा है उसको भी पढ़ें। बाकी का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।